नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेट व सीटेट के लिए हिंदी का ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो कि पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जिस कारण से यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। यह उपरोक्त दोहा जो दिया गया है, इस दोहे में दो शब्द आए हैं। पहला शब्द आया है अंधियारा और दूसरा शब्द आया है दीपक। यह किसके प्रतीक है? कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों का अर्थ क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कह रहा है अंधेरे व प्रकाश के, बुरे और अच्छे के, अज्ञान और ज्ञान के, प्रभु और प्राप्ति के। तो देखिए, जो यह दोहा है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। इसमें जो दो शब्द आया है अंधियारा और दीपक, इसका अर्थ होता है अज्ञान और ज्ञान। अंधियारा मतलब क्या होता है कि मेरे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार था, जो ज्ञान रूपी दीपक से वो अंधकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहना है यामा किसकी रचना है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, मुक्ति बोध। तो देखिए, जो यामा है ना, ये आपकी महादेवी वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, यामा रचना के लिए ही महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए ये भी जानते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है थ किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन है ओष्ठ्य, तालव्य, दंत और उष्म। तो देखिए, हमने अपने वर्णमाला वीडियो में बताया हुआ था, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों के उच्चारण स्थान के अनुसार उनको वर्गीकृत किया गया है, उनको बांटा गया है। ठीक है, तो जो थ है ना, वो त वर्ग के अंतर्गत आता है, त वर्ग के अंतर्गत आता है। और त वर्ग के सभी व्यंजन आपके दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दंत्य। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, दंत्य। थ किस वर्ग का व्यंजन है? त वर्ग का, इसलिए यह दंत्य व्यंजन कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा पन्नग का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन है उरग, पिक, पिनाक और केसरी। तो देखिए, जो पन्नग शब्द का समानार्थी शब्द है ना, वो है आपका उरग। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं। देखिए, शब्दांश शब्द है ना, शब्दांश का मतलब होता है शब्द के अंश, एक टुकड़े से बात हो रही है। ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्द का छोटा रूप जो शब्द के किसी भी शब्द के अंत में जुड़े एक नया शब्द का निर्माण कर दे, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है समास कहेंगे, कि संधि कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे या उपसर्ग कहेंगे। तो देखिए, हमने बताया हुआ था कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर, अंत में न जुड़ के पहले जुड़कर शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, वहां पे उपसर्ग होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है। मतलब कि ऐसी कहावत आपको चुनना है जिसका अर्थ यह निकले कि स्थिति परिवर्तन न हो। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है जस चूल्हा तस बनी बराता, न सुख में मोटे न दुख में दुबले, न गरजे न बरसे वही धूप की धूप, वही ढाक के 3 पात। तो देखिए, जो आपका प्रश्न है कि स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाला सही कहावत चाहिए ना, कि यह सही कहावत बैठ रहा है वही ढाक के 3 पात। मतलब कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे पहले 3 पात थे वैसे आज भी 3 पात है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, आप प्रैक्टिस सेट को भी लाइक कर दीजिए और आने वाली सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? कह रहा है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है थकावट, बुराई, आलस्य और बुढ़ापा। तो देखिए, हमने जब संज्ञा वाला वीडियो बनाया था ना, उसमें संज्ञा के सभी भेदों को डिटेल में समझाया था। यदि आपको भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, ये चीज़ें आपको नहीं पता है ना, तो हमारा संज्ञा वाला वीडियो देख लीजिए, जो कि आपको हमारे हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है ना, यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। जो थकावट शब्द है ना, ये क्रिया से बने भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8
कह रहा है अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। तो देखिए जो अनुरूप शब्द है ना, इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए जिस समास में प्रथम पद मतलब कि पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। हमने बताया हुआ था समास वाले वीडियो में। तो यहाँ जो अनुशब्द है ना, ये जो अनुशब्द है ये क्या है, ये पूर्व पद है, इस समस्त पद का पूर्व पद है ना। हमने बताया था समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो जो पूर्व पद होता है यदि वो प्रधान रहेगा और अव्यय रहेगा तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, और यदि उत्तर पद प्रधान रहेगा तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे जो अनुशब्द है ये पूर्व पद है और इसकी प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए हम बार बार कहते हैं अपने वीडियो में, जब नहीं वाला प्रश्न आए ना, आप प्रश्नों को बड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। अक्सर लोग सब पर्यायवाची देखेंगे और सही कर देंगे, वही आपका गलत हो जाएगा। पूछता नहीं है मतलब भ्रमर का जो पर्यायवाची रहेगा ना वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो नहीं रहेगा वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना। ऑप्शन कह रहा है षष्ठ पद, मधुकर, अली और प्रभाकर। तो देखिए जो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है वो षष्ठ पद भी है, मधुकर भी है और अली भी है। जो ये प्रभाकर शब्द है ये भ्रमर का पर्यायवाची न होके किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। किसका है, सूर्य का। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है ऋजुता का सही विलोम है। देखिए विलोम शब्द आया, विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा। तो आपको ऐसे शब्द चुनना है जो इसके अर्थ का उल्टा अर्थ दे। ऑप्शन क्या करा है, ऑप्शन है टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन और तिरछापन। तो देखिए जो ऋजुता है ना, ऋजुता का जो सही विलोम होगा वो होगा वक्रता। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए सही विलोम दिया है, आपको एकदम बैठना। जैसे ऋजु का क्या होता है, ऋजु का विलोम होता है वक्र, तो ऋजुता का विलोम क्या जाएगा, वक्रता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए उपयुक्त शब्द है। देखिए ये प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला है। ठीक है, आपको ऐसा शब्द चुनना है जिसके लिए एक शब्द हो कि जो पसीने से उत्पन्न हो। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है स्वयंभू, जरायुज, स्वेदज और अंडज। तो देखिए जो स्वयं से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वयंभू, जो उदर से उत्पन्न होता है ठीक है उसे कहते हैं जरायुज, जो स्वेदज, जो स्वेद का अर्थ होता है पसीना, ठीक है, स्वेद का अर्थ क्या होता है, पसीना, जो पसीने से उत्पन्न होता है उसके लिए सही शब्द होगा ना वो होगा स्वेदज। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अंडज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन है शिक्षा, साक्षी, सखी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो साखी शब्द है ना इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा साक्षी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। इसको जनरल कहते हैं हम इनको साक्षी मान के या काम कर रहे हैं, हम इनको साक्षी मान के ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम इनको साक्षी मान के प्रण ले रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था। मतलब कि ऐसे कवि को आपको चुनना है जो प्रेम के बारे में लिखता था लेकिन एक आंख का काना था। ऑप्शन है ईश्वरदास, शेख नबी, कुतुबन, जायसी। देखिए वह कवि जो एक आंख का काना भी था और प्रेम पर कविता लिखता था वो थे आपके जायसी। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कवि शब्द है ना, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा। तो देखिए हमने संज्ञा वीडियो बनाया था तो बताया था जहाँ पे आपको एक का बोध हो, ऐसे शब्द पढ़ें जहाँ आपका ध्यान एक पर केंद्रित हो, एक का बोध हो, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और जहाँ पे आपका ध्यान भटके अनेक पर जाए, ठीक है ना, अनेक पर जाए वहाँ पे आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। देखिए कवि, कवि शब्द कहने से आपका ध्यान कहीं एक पे टिक रहा है, नहीं टिक रहा है। कवि बहुत है, कबीर है, सूर है, तुलसी है, रहीम है, बहुत कवि हैं। लेकिन जैसे ही हम कह रहे हैं कि कवि कबीरदास, कवि कबीरदास, कबीरदास कहने पे आपका ध्यान बस कबीरदास पर टिक रहा है, एक पर टिक रहा है ना। इसलिए जब कबीर कहा जाएगा तब वहाँ पे व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन सिर्फ कवि कहने पे यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ध्यान भटक रहा है। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारा संज्ञा वाला वीडियो देख लीजिए, हमने उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें कैसे हो जाएगा, ऑप्शन बी कवि आपका जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है
सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए जो क्लास में बच्चों को सस्वर वाचन नहीं कराया जाता, बोल बोल के पढ़ाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसके पढ़ाने का क्या तात्पर्य, मतलब कोई बिना उद्देश्य के कोई कार्य होता नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है पढ़ने में आनंद की अनुभूति कराना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से वाचन करना। तो देखिए जो सस्वर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, ये होता है कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ने संबंधी जो भी झिझक है वो दूर हो जाए। जो भी मात्रा का गलती कर रहे हैं या पढ़ने में झिझक रहे हैं, दब रहे हैं, तो सारी झिझक क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक है, मतलब कि हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है। ऑप्शन है साध्य है, साधन है, एकमात्र संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी भाषा सीखने में जो पाठ्य पुस्तक होती है ना हिंदी की, वो क्या है, वो एक साधन मात्र है। उस साधन है जो हमें अच्छे से भाषा सीखने में, हिंदी भाषा सीखने में मदद करती है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या रहा भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, भाषागत शुद्धता पर बल, अध्यापक का एकालाप, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर प्रयोग। तो देखिए भाषा शिक्षण में जो आदर्श वातावरण होता है ना, वो ये होता है कि विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाए, वो जो चाहे वो पूछ सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, तब वहाँ पे भाषा को अच्छी तरह से आप सिखा सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, कह रहा वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र में अपनी राय प्रकट होती है को कहते हैं। ऑप्शन है आलेख, विशेष रिपोर्ट, संपादकीय, उल्टा पिरामिड। तो देखिए वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र में अपनी राय प्रकट की जाती है ना, उसे कहते हैं संपादकीय। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ऑप्शन है भिन्नार्थी शब्द युग्म है, विपरार्थक शब्द युग्म है, पुनरुक्त शब्द युग्म है, या एकार्थी शब्द युग्म है। तो देखिए जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में दो बार प्रयोग में किए जाते हैं ना, दो बार प्रयोग किए जाते हैं, उसे पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ एक ही शब्द को दो बार प्रयोग किया गया है और एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसलिए यह शब्द क्या हो जाएंगे, पुनरुक्त शब्द युग्म कहे जाएंगे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है। क्रय मतलब होता है खरीद कर लाने की, ठीक है ना, चुरा कर नहीं। किसी दूसरे देश की वस्तु है उसको हम अपने देश में लाना चाहते हैं लेकिन खरीद कर लाना चाहते हैं, तो जो क्रिया होगी उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है आयात, निर्यात, प्रेषण या वाहन। तो देखिए किसी दूसरे देश की वस्तु को अपने देश में क्रय करके लाने की क्रिया को आयात कहते हैं, और अपने देश की वस्तु को विक्रय करके दूसरे देश में भेजने की क्रिया को निर्यात करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, भवानी शंकर पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागा अर्जुन। तो देखिए यह जो ऊपर की पंक्ति दी गई है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनोनीलमन शैल पर आतप परियो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है अनुप्रास, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो देखिए हमने जब अपना अलंकार वीडियो बनाया था उसमें बताया था जहाँ पे आपको मनो मानो, जनु जानो ऐसे शब्द दिखाई दे वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे क्या है, मनो शब्द आया ना, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस वाक्य में जो मंद मंद शब्द आया है व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ऑप्शन है विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम। तो देखिए गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी, यह जो वाक्य में मंद मंद शब्द आया ना, ये क्या है, मुस्कुराना एक क्रिया है और मुस्कुराना की विशेषता बता रही है कि वो मुस्कुरा कैसे रही थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी, मतलब धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुस्कुराना की विशेषता बता रही है मंद मंद शब्द बता रहा ना, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला
सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ऑप्शन है समाज सेवा, सिनेमा, विज्ञान या साहित्य। तो देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है ना वो साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने के लिए मिलता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में या कोई भी साहित्य हो, जरूरी नहीं हिंदी ही साहित्य हो। साहित्य जैसे आप इंग्लिश साहित्य हो, बंगला साहित्य हो, उर्दू साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो, किसी भी साहित्य के क्षेत्र में अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। देखिए बहुत से लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, सर आप टेट की तैयारी करवा रहे हैं और 25 प्रश्न नहीं लिए हैं। टेट में तो सीटेट में तो 30 प्रश्न हिंदी का आता है, तो हमने 25 प्रश्न इसलिए लिया गया है कि हमने 5 प्रश्न वाला छोड़ दिया। जो गद्यांश प्रश्न होता है ना, एक गद्यांश दे देता है और नीचे 5 प्रश्न दे देते हैं उससे संबंधित, हमने उसको छोड़ दिया कि ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो, आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। हमने उस प्रश्नों को छोड़ा नहीं है, बस अगले वीडियो के लिए छोड़ के रखा है कि हम उसको अगले वीडियो में बस 5 प्रश्न ही लेंगे जिसमें आपको अच्छे से गद्यांश को पढ़ के समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उस 500 प्रश्नों को हल करवाएंगे। ठीक ना, तो इसमें इतना ही। पहले आप 25 प्रश्न देखिए, अगली वीडियो में आपको वो 5 प्रश्न मिल जाएंगे। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है अन्योन्याश्रित शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित न होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। तो देखिए जो अन्योन्याश्रित शब्द है इसका अर्थ होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न कह रहा है कि उदंत मार्तंड क्या है? ऑप्शन है समाचार पत्र है, नाटक संग्रह है, कि महाकाव्य है या निबंध संग्रह। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों तक से शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।